हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल नीतू सीटेड क्लासेज। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी पैडागोजी का एक नया चैप्टर भाषा शिक्षण के सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में भाषा शिक्षण के सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भाषा शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत। तो सबसे पहला सिद्धांत है अनुबंधन का सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत क्या है? अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन का सिद्धांत क्या है? तो किसी मूर्त वस्तु से जोड़कर शब्दों की जानकारी देना अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। किसी मूर्त वस्तु मतलब हमारे प्रत्यक्ष जो वस्तु हो उसको मूर्त वस्तु कहते हैं। तो किसी मूर्त वस्तु से जोड़कर अगर शब्दों की जानकारी हम देते हैं तो वो अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। किसी बच्चे को हमको अगर सेब के बारे में बतलाना है तो उसको हम रियल सेब लेकर उससे जोड़कर उसको सेब के बारे में जानकारी देंगे तो वो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा और बेहतर सीखेगा। तो इसलिए अनुबंधन का सिद्धांत ये कहता है कि मूर्त वस्तु से अगर कोई भी चीज़ को हम जोड़ के कोई भी जानकारी देते हैं तो वो अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। दूसरा सिद्धांत है अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण मतलब होता है नकल करना। तो अनुकरण का सिद्धांत तो बालक परिवारजनों समाज तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करके बच्चे जो अपने परिवार में रहते हैं तो वो अपने परिवार से माता पिता परिवारजनों में बड़े बुजुर्ग से और समाज एवं साथियों से वो उससे भाषा अनुकरण करके सीखते हैं। उसकी नकल करके वो लोग जैसे बोलते हैं उसकी नकल करके वो बच्चे भाषा का अनुकरण करके सीखते हैं। तो बच्चे भाषा अनुकरण करके सीखते हैं। तीसरा सिद्धांत है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन एवं रुचि का सिद्धांत बच्चे की शिक्षण प्रणालियों का चयन बच्चे की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। बच्चे की जो शिक्षण प्रणाली है उसके चयन करते समय हम बच्चे के अनुरूप बच्चे को जिस चीज़ में रुचि हो उसको उस चीज़ पढ़ने मन लगे उसके स्तर का हो उसके मानसिक स्तर का हो और उसके आयु के अनुसार हो। तो हम ये सारे चीज़ बच्चे के जब शिक्षण प्रणाली बनाते हैं तो हम ये सारे चीज़ को ध्यान रखें कि बच्चे को ये चैप्टर पढ़ने में उसको रुचि होगी और उसकी आवश्यकता के अनुसार ये होनी चाहिए और उसके मानसिक स्तर के एवं आयु के अनुसार हो, वो जिस वर्ग के हो उस लायक उसके शिक्षण पद्धति हम लोग उसके अनुरूप बनाना चाहिए। तो प्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे के शिक्षण प्रणाली का चयन करते समय बच्चे की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए, न कि बच्चे के जिस चीज़ में रुचि नहीं हो वो चीज़ हम उस बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो उतना नहीं सीख पाएगा। अगर उसके स्तर का रहेगा तो वो ज़्यादा बेहतर सीखेगा, ज़्यादा रुचि से सीख पाएगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला सिद्धांत। अगला सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता मतलब होता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो क्रियाशीलता बालकों में सीखने एवं रुचि को बनाए रख क्रियाशीलता बच्चे में जो सीखने में रुचि एवं उत्साह को बनाए रखते हैं। इससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी करते हैं, उसको उस चीज़ में मन लगता है। तो क्रियाशीलता बच्चे के सीखने में रुचि एवं उत्साह को बनाए रखती है। अगला अभ्यास का सिद्धांत। तो अभ्यास का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। तो थॉर्नडाइक ने कहा कि भाषा एक कौशल है। भाषा क्या है? तो भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पे निर्भर करता है। मतलब भाषा को हम जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो भाषा हमारा उतना बेहतर होगा। कोई भी चीज़ का अगर बार बार उसको रिवीजन करेंगे तो वो चीज़ हमको ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा जल्दी समझ में हमेशा अगर उस चीज़ को हम जल्दी भूल नहीं पाएंगे। तो इसलिए बच्चे को कोई भी चीज़ को बार बार अभ्यास करने के लिए बोले तो बच्चा वो उस चीज़ ज़्यादा जल्दी नहीं भूल पाएगा। तो इसलिए क्या भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पे निर्भर करता है। अगला सिद्धांत है बाल केंद्रिता का सिद्धांत। बाल केंद्रिता का सिद्धांत शिक्षण का केंद्र बालक हो।
मतलब बाल केंद्रिता मतलब शिक्षण में बालक केंद्र हो और भाषा एवं शिक्षण में बच्चे की क्षमता, रुचि, स्तर एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। बाल केंद्रिता का सिद्धांत ये कहता है कि शिक्षण का केंद्र बालक हो, मतलब हम बच्चे के अनुरूप ही शिक्षा करेंगे, न कि हम अपने अनुसार करेंगे। शिक्षण का केंद्र बालक हो और भाषा शिक्षण में बच्चे की क्षमता, बच्चे की जो कैपेसिटी है हम उसके अनुसार एवं रुचि, उसकी जो जो उस चीज़ में रुचि हो एवं स्तर, उसकी मानसिक स्तर वो कितना किस स्तर का है एवं उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख के करना चाहिए। बाल केंद्रिता का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे में जो भाषा शिक्षण कराएंगे तो उसमें बच्चे की क्षमता को देखेंगे, रुचि एवं स्तर एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हम उस बच्चे में भाषा शिक्षण कराएंगे। अगला सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत ये है कि हर आदमी में व्यक्तिगत विभिन्नता, कोई भी आदमी इस दुनिया में एक जैसा नहीं, हर आदमी में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। किसी में शारीरिक विभिन्नता होती है, मानसिक, बहुत तरह की विभिन्नता हर आदमी में पाया जाता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कक्षा में सभी बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती, कक्षा में सभी बालक रहते हैं तो सभी में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, इसलिए सबकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं एवं कठिनाई को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य संपन्न करना चाहिए। हम कक्षा में सभी तरह के सभी बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता है तो हम सभी बच्चे के को लेके हमको शिक्षण करवाना है, तो हम सभी बच्चे के व्यक्तिगत विभिन्नता एवं कठिनाइयों को ध्यान में रख के उसको शिक्षण कराएंगे। ये नहीं किसी को भाषा सही से वो बोल नहीं पाता है तो हम उसको बोलेंगे तुम नहीं बोल पाएगा, नहीं, उसको बोलेंगे तुम और कोशिश करो तुम कर लेगा, तो उससे उसका मनोबल बढ़ेगा। अगर उसको डिमोटिवेट करेंगे तो वो कभी नहीं भाषा सीख पाएगा। तो हम बच्चे के व्यक्तिगत विभिन्नता को देखते हुए शिक्षण करवाना चाहिए। आगे हम देखते हैं भाषा शिक्षण के नियम। भाषा शिक्षण के नियम या सूत्र। भाषा शिक्षण के नियम या सूत्र कौन कौन है? तो सबसे पहला है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर मतलब हम किसी बच्चे को पहले मूर्त वस्तु दिखाएंगे, तब उसके बाद उसको अमूर्त वस्तु के बारे में बताएंगे, ना कि पहले अमूर्त वस्तु दिखा देंगे और उससे बच्चा नहीं सीख पाए। अगर उसको वो मूर्त वस्तु देखा है तो वो अमूर्त वस्तु के बारे में भी सही से सोच पाएगा। अगला है ज्ञात से अज्ञात। जो बच्चे में पहले से उसको जानकारी हो, वो चीज़ जानता हो, तो पहले वो चीज़ उसके बारे में बताएंगे, फिर अज्ञात, वो जो नहीं जानता है उसके बारे में उसके बाद बताएंगे। तीसरा है अनिश्चित से निश्चित को। जो चीज़ अनिश्चित हो, वो हमारे सामने में जो अनिश्चित रूप से हो, तो उसके बारे में दिखाएंगे पहले, फिर उसको निश्चित चीज़ के बारे में एक सॉल्यूशन ये दिखा देंगे। अगला है विश्लेषण से संश्लेषण। पहले उस बच्चे को विश्लेषण करके बहुत सारी चीज़ बताएंगे, फिर उसमें से एक संश्लेषण के तौर पे एक नया एक नियम बता देंगे। अगला है आगमन एवं निगमन। आगमन और निगमन विधि हम लोग आगे के वीडियो में भी पढ़ेंगे कि आगमन विधि छोटे बच्चे के लिए होते हैं और निगमन विधि बड़े बच्चे। आगमन विधि में आगमन विधि में बच्चे को उदाहरण पहले दिया जाता है, उसके बाद उस बच्चे को नियम बताया जाता है। और निगमन विधि में पहले बच्चे को नियम या उपनियम बता दिया जाता है, तो उस पर बच्चे सीखते हैं। तो छोटे बच्चे के लिए आगमन विधि ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगला है विशेष से सामान्य की ओर। मतलब पहले बच्चे को विशेष चीज़ बताएंगे जो उसके लिए ज़रूरी हो, और उसके बाद सामान्य चीज़ बताएंगे, तो विशेष से सामान्य की ओर। अगला है सरल से कठिन। पहले बच्चे को सरल चीज़ बताएंगे जिससे वो आसानी से सीख पाए, और उसके बाद उसको कठिन चीज़ के बारे में बताएंगे तो वो बेहतर सीखेगा। अगर उसको पहले कठिन चीज़ बता देंगे तो वो कठिन चीज़ को जल्दी से सीख नहीं पाएंगे। अगर वो सरल चीज़ सीख लेगा तो कठिन चीज़ को फिर से आसानी से सीख लेगा। तो ये सारे भाषा शिक्षण के सिद्धांत थे। पहला है, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। दूसरा है, कहाँ गया? दूसरा है, पहला है मूर्त से अमूर्त की ओर, दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर,
तीसरा है अनिश्चित से निश्चित की ओर, चौथा है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, पांचवा है आगमन से निगमन की ओर, और छठा है विशेष से सामान्य की ओर, और लास्ट है सरल से कठिन। तो ये सारे हमारे भाषा शिक्षण के नियम और सूत्र नियम थे जो बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाषा शिक्षण के नियम या सूत्र कौन है। तो हम ये सारे नियम याद रखेंगे तो हम हिंदी के पैडागोजी में आने वाले क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग भाषा शिक्षण के सिद्धांत और भाषा शिक्षण के नियम के बारे में पढ़े। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।